साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हिंदी प्लस चैनल पे। तो साथियों, हम आशा करते हैं आप लोग अपनी तैयारी में बिल्कुल अच्छे से लगे होंगे कि ताकि जो भी वैकेंसी आप लोगों के लिए आने वाली है उसमें आप लोगों की एक जगह होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ से थोड़ी सी भी कोताही करेंगे तो आप हो सकता है कि बहुत लोगों से थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। तो आप लोगों को पीछे नहीं होना है, हमेशा आगे रहना है, इसलिए अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। पहला प्रश्न लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि इसमें नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा चारुचंद लेख। ये जो है यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना हो जाती है, जबकि कानन कुसुम ध्रुव स्वामिनी तितली यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाती है। यहाँ पे जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है देखेंगे यहाँ पे कि कबीर नामक कृति पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। उसके बाद साहित्य समिति इंदौर ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को सूर साहित्य पर स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। विश्व भारती का संपादन कार्य भी इन्होंने ही किया। तो यहाँ से आपका 3 प्रश्न यहाँ से हो जाता है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। तो कौन सी नहीं है, यहाँ पे आंगन के पार द्वार जो रचना है ये यहाँ पे उनकी रचना ना हो करके ये हो जाती है अज्ञेय जी की रचना, जबकि यामा दीप शिखा नीरजा ये सारी रचना यहाँ पे महादेवी वर्मा जी की हो जाती है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि प्रश्न क्या है, यहाँ पे तथ्य और महत्वपूर्ण है, तो इसको भी देख लेते हैं कि महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य रचनाएं निहार, रश्मि नीरजा है, सांदगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यामा तथा हिमालय इत्यादि यहाँ पे हो जाती है। तो सप्तपर्णा और हिमालय कई बार एग्जाम में आ चुकी है, जो कि थोड़ा सा अलग रहती है, इसलिए ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। निहार महादेवी वर्मा का प्रथम महाकाव्य है, ये यहाँ पे आपका हो जाएगा कि अगर पूछा जाता है कि इनका प्रथम महाकाव्य तो निहार आपको आंसर करना है। इसमें 47 गीत हैं, गीत संकलित हैं। कितने हैं, तो 47 गीत यहाँ पे संकलित हैं। प्रसाद पंत, निराला दहा, महादेवी वर्मा, छायावादी के इन 4 महान कवियों को बृहत चतुष्टयी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तो बृहत चतुष्टयी के नाम से जाना जाता है। किसे किसे, तो यहाँ पे पंत हैं, प्रसाद हैं, पंत हैं, निराला हैं और महादेवी वर्मा हैं। आगे यहाँ पे और तथ्य है कि महादेवी वर्मा को भारत सरकार ने पद्म विभूषण अलंकरण से सम्मानित किया। कब किया, तो ये आप बताएंगे। तो इन्होंने पद्म विभूषण से इनको संकलित मतलब सम्मानित किया। इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनकी रचना जो सबसे पहले प्रकाशित हुई वो यहाँ पे चांद पत्रिका थी, उसमें ये प्रकाशित हुई। काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें शेक्सपियर यहाँ पे मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और उसके बाद महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिलता है भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो इनके 2 पुरस्कार यहाँ पे आपको बताया गया कि ज्ञानपीठ भी इनको मिल चुका है और भारत भारती भी इनको प्रदान किया गया है। महादेवी वर्मा को 1907 से 1987 का यहाँ पे इनका पूरा जन्म है कि जन्म इनका 1907 में और 87 में इनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश में हुआ, फर्रुखाबाद में इनका जन्म। ये आरंभ में ब्रज भाषा में कविता लिखती थी, बाद में खड़ी बोली में लिखने लगी। तो यहाँ पे जितने भी लोग छायावाद के थे ज़्यादातर सबसे पहले मतलब ये इसमें ब्रज भाषा में ही लिखते थे, बाद में इनकी बोली मतलब जो लेखन था वो खड़ी बोली में हो जाता है। ये एक कुशल चित्रकार के रूप में भी जानी जाती हैं। तो यहाँ महादेवी वर्मा के बारे में आप लोगों ने पहले भी कुछ पढ़ लिया होगा, क्योंकि बचपन में इनकी जो कहानियाँ पढ़ी होंगी उसमें अच्छे से डिटेल में इनके बारे में बताया जाता था। आगे यहाँ पे है कि नीरजा रश्मि नीरजा काव्य, यहाँ पे निहार रश्मि नीरजा काव्य संग्रह तो किसका है, यहाँ पे महादेवी वर्मा जी का हो जाता है। आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है। तो जब नहीं पूछा जाता है तो पल्लव आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है, बिल्कुल ही सही, डी हो जाएगा। पल्लव यहाँ पे उनकी रचना नहीं है, ये पंत की रचना हो जाती है। निहार किसकी रचना है, तो यहाँ पे भी आपका आंसर होता है बिल्कुल ही सही कि ये किसकी रचना हो जाएगी, महादेवी वर्मा की रचना यहाँ पे होती है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन अगर पूछा जाता है तो आपको आंसर कर देना होगा क्या, निहार। यहाँ पे आपका हो जाएगा निहार। निहार रस्म, उसके बाद नीरजा, ये ऐसे ही सीरियल वाइज रहता है। सप्तपर्णा किसकी रचना है, तो भी आपको यहाँ पे आंसर कर देना है कि किसकी रचना हो जाएगी, यहाँ पे महादेवी वर्मा की रचना। सप्तपर्णा और हिमालय हमने बताया, ये दोनों रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। कौन सा कवि छायावाद का नहीं है, तो आपको यहाँ पे आंसर कर देना है क्या, कि ये जायसी जो हैं ये यहाँ पे हो जाएंगे। भक्तकाल के कवि के रूप में इनको जाना जाता है। तो यहाँ पे निराला पंत और छाया यहाँ पे प्रसाद जी हो जाएंगे, छायावाद के कवि यहाँ पे हो जाते हैं।
इसमें छायावादी कवि नहीं है, तो जो नहीं पूछा जाता है तो हमको आंसर करना है क्या कि यहाँ पे शिवमंगल सिंह सुमन जो हैं ये यहाँ पे छायावाद के कवि नहीं हैं, जबकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुनीता मेनन पंत, जयशंकर प्रसाद ये यहाँ पे छायावाद के कवि हो जाएंगे। तो यहाँ पे शिवमंगल सिंह सुमन यहाँ पे किस वाद के हैं, तो ये प्रगतिवाद के हो जाएंगे। आप लोग यहाँ पे बताना है। शिवमंगल सिंह सुमन प्रगतिवाद के कवि हैं, यहाँ पे आपको बताना रह ही नहीं गया, तो यहाँ पे ही पहले से ही यहाँ पे दिया हुआ है। छायावाद के प्रमुख कवियों में इसमें गीतों की मधुर वेदना की यहाँ पे मारमा विभक्ति अधिक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा किसका, महादेवी वर्मा यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाता है कि इनमें इनके गीतों में मधुर वेदना की मारमा विभक्ति देखने को मिलती है, किसकी, महादेवी वर्मा की। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया है। यहाँ पे आपका आंसर क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा बी, महादेवी वर्मा। क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा। छायावादी समीक्षा का विवेचन करते हुए महादेवी वर्मा ने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म में उत्पन्न हुआ। छायावाद ने कोई रूढ़िगत अध्यात्म वर्गत सिद्धांतों का संचयन न होकर उसमें केवल समिष्टिगत चेतना और सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता की ओर जागरूक किया था। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया है किसने, तो महादेवी वर्मा ने। छायावाद का व्यक्तिगत स्वतंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिव्यक्ति कथन इनमें से किस आलोचक का है, तो ये आलोचक जो हैं इनका नाम हो जाएगा यहाँ पे नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह। यहाँ पे आपका सी जवाब होता है, बिल्कुल ही सही। आगे यहाँ पे है कि नामवर ने क्या क्या यहाँ पे कथन कहे हैं, तो छायावाद का व्यक्ति स्वतंत्र सामंत मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था, यह नामवर सिंह का कथन है। ये हिंदी के प्रमुख आलोचक के रूप में, मतलब प्रमुख स्तंभ हैं ये आलोचक के। तो छायावाद कविता के नए प्रतिबंध, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद, संवाद और आलोचक के मुख से इतिहास और आलोचना। तो नामवर सिंह की ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इनको अच्छे से क्या करना है, बिल्कुल रट लेना है यहाँ से। ये दूसरी परंपरा की खोज और नए प्रतिमान, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। आगे है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है, तो यहाँ पे आपको बताना नहीं पड़ेगा, आंसर आपका हो जाएगा महादेवी वर्मा। मारमा विभक्ति इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, जो अभी आपने प्रश्न पहले देखा था। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की किसी सीमा तक समाज कल्याण की भावना से संपृक्त हैं। वह जब अपने जीवन की तुलना नीर भरी दुख की बदली से करती हैं, तो वे आध्यात्मिक साधना के साथ साथ लोक कल्याण की भावना में भी विद्यमान रहती हैं। इस प्रकार से घटा स्वयं को गलाकर सृष्टि को सुख और शीतलता प्रदान करती है। यह दीपक स्वयं जलकर राख हो जाता है, किंतु परिवेश को यहाँ पे आलोकित करता है। उसी प्रकार महादेवी वर्मा स्वयं साधना की आग में जलकर सामाजिक जीवन को अधिक सुखद और मंगलमय बनाना चाहती हैं। वह कहती हैं कि दुखवर्ती निर्वाण उत्माद और अमरता नापते पद बांध, यहाँ पे बांध देंगे अंक के तिमिर में स्वर्ण बेला। आगे यहाँ पे है, ये तो कुछ थोड़ा तथ्य था। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि कामायनी एक पुनर्विचार कृति प्रकाशन किस वर्ष में हुआ, तो ये 1961 में इसका प्रकाशन, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी, कामायनी एक पुनर्विचार। ये जो रचना है ये प्रकाशित हुई है कब, 1961 में। ये गजानन माधव मुक्ति बोध की समीक्षा कृति यहाँ पे हो जाएगी। मुक्ति बोध भी यहाँ पे इनकी कृति देखेंगे। आलोचना ग्रंथ में नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964 में, नए साहित्य का सौंदर्य साज 1971 में। उसके बाद कहानी संग्रह काठ का सपना, डायरी एक साहित्य की डायरी, काव्य संग्रह यहाँ पे चांद का मुँह टेढ़ा। ये जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हैं मुक्ति बोध के, ये सारे प्रश्न यहीं से अगर पूछा जाता है तो यहाँ से देखने को मिलेगा। ये कहानी संग्रह है आपका काठ का सपना। अगर पूछ रहा है कि काठ का सपना क्या है, कौन सा, मतलब ऑप्शन देगा कि ये कहानी है कि नाटक है, निबंध है, तो यहाँ पे काठ का सपना एक कहानी हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कि हिंदी साहित्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, तो आधुनिक मीरा यहाँ पे कहेंगे हम महादेवी वर्मा को। यहाँ पे ए आंसर आपका होता है, बिल्कुल ही सही। तो आधुनिक मीरा कहा जाता है किसे, तो यहाँ पे महादेवी वर्मा आपका सही जवाब होगा। वही समर्पण भाव महादेवी वर्मा की कविताओं में है, अतः महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। काव्य शिरोमणि निराला जी ने
इनकी साहित्यिक उत्कृष्टता को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर संबोधित किया है। अगर पूछता है कि जो है हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहकर संबोधित किया, तो आपको निराला यहाँ पे आपको सही जवाब करना रहेगा कि निराला ने ये कहकर यहाँ पे संबोधित किया है महादेवी वर्मा को। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे किसे कहा जाता है, आंसर आपका हो जाएगा महादेवी वर्मा को यहाँ पे आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आगे यहाँ पे आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है, तो जो नहीं है तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा क्या, चारूचंद लेख यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चारूचंद लेख यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या, यहाँ पे आपका आंसर आंगन के पार द्वार बिल्कुल ही सही हो जाता है। तो यहाँ पे ये PDF फिर से लग गया है, तो साथियों हम आशा करते हैं आप लोग इसको पहले से ही पढ़ चुके हैं, तो अब इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं। तो साथियों अपनी तैयारी को आप लोग अच्छे से करते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये उन विद्यार्थियों तक ज़रूर पहुंचना चाहिए जो कि अपनी तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों।